हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो लेसन डिस्कशन। आज हम लोग आईसीएसई फिजिक्स के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा जा रहा है द डायग्राम बिलो शोज अ फिश इन द टैंक एंड इट्स इमेज सीन इन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आपको टैंक में फिश को रखा गया है। फिश टैंक में जनरली हम लोग स्टोर करते हैं ताकि डेकोरेटिव वे में घर पर रख सकें, और इसकी इमेज जो है वाटर में कैसे दिख रही है, ऐसी दिख रही है। नेम द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। जब आपको पता है कि लाइट जब तो अलग अलग मीडियम से ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्शन होती है, और ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो हमें दिख रही है इमेज, वो कौन से फेनोमेनन को बताती है? वो बताती है रिफ्रैक्शन को। कौन सी? रिफ्रैक्शन। और नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है कंप्लीट द पाथ ऑफ रे थ्रू ग्लास प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पे जब वो इंसिडेंट कर रही है, जब वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है तो वो विदाउट डेविएशन वो पास कर जाएगी, कुछ ऐसे। और फिर क्रिटिकल एंगल कितनी है? 42 डिग्री, और प्रिज्म की जो एंगल है वो क्या है? 45। ये भी हमारी कितनी होने वाली है? 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये जो है ऐसे पास करेगी। तो यहां पर आपको रे डायग्राम कंप्लीट करनी थी और आपने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से इसकी रे डायग्राम कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एट अ सर्टेन टेम्परेचर। दिस इज द फैक्चुअल थिंग। ये आपको एक फैक्ट बताएगी। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाय 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहां पर टेम्परेचर वाटर की इंक्रीज की जा रही है। जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी उसकी घटेगी। तो यहां पर पूछ रहा है आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन होगी या ग्रेटर देन? ऑब्वियसली ये लेस देन होने वाली है। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको दो डिफरेंस बतानी है। तो हमारी जो दो डिफरेंस होगी, पहली डिफरेंस जो है नॉर्मल रिफ्लेक्शन में, वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारी इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में हमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत होती है। तो जो पहली पॉइंट होगी वो होगी नॉर्मल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो है it occurs when a light ray strikes a reflecting surface। दूसरी जो है हमारी, जो टोटल इंटरनल के रिफ्लेक्शन के बारे में दी गई है, ये तब होती है जब लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है और इंसिडेंट करती है सरफेस ऑफ रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो कुछ ऐसी होती है। ये हमारी डेंसर मीडियम हो गई। तो लाइट रे जो है ऐसे जाकर ऐसे वो टोटली वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में कैसी होती है? ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, और ये हमारी नॉर्मल हो गई। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट होगी वो पॉइंट है इन नॉर्मल रिफ्लेक्शन ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड व्हाइल रेस्ट इज रिफ्रैक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड। तो कुछ जो पार्ट है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें 100% रिफ्लेक्शन होती है। किसमें?
इसमें टोटल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, देयर इज नो लॉस ऑफ, यहां पर कोई भी तरह की लॉस नहीं होती है लाइट में, और यहां पे लॉस होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं हो पाई, कुछ लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, तो पार्शियल हुई। और यहां पर लॉस ऑफ लाइट एनर्जी जो है दूसरे केस में वो बिल्कुल ना के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा रिफ्रैक्शन से। यहां पर कहा जा रहा है द अबव डायग्राम shows that an observer sees the image of an object O and I। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है O एट I पोजीशन, तो ऑब्जर्वर जो है वो O की जो इमेज है, O की जो इमेज है वो I पर देख पा रहा है। ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर की आईज, तो वो इमेज यहां पर ऑब्जेक्ट हो गई, यहां पर क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, और यहां पर इमेज हो गई। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, नेम एंड डिफाइन द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग द इमेज एट अ डिफरेंट पोजीशन। ऐसी क्यों हो रही है? ऐसी इसलिए हो रही है कि वो फेनोमेनन कौन है, वो रिफ्रैक्शन है, और रिफ्रैक्शन क्यों होती है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहां पर एयर से ग्लास में एंटर हो रही है और ग्लास से एयर में फिर वापस आ रही है, तो ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसके कारण इमेज जो है ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी नीचे दिखाई दे रही है। स्टेट द इफेक्ट ऑन एक्स। एक्स पर कहा जा रहा है क्या इफेक्ट होगी व्हेन वाई इंक्रीजेस। अब वाई को अगर इंक्रीज ऑफ ग्लास को इंक्रीज किया जाए, तो एक बार आप सोचिए कि अगर वाइट को इंक्रीज करते हैं तो क्या एक्स भी इंक्रीज होगी? बिल्कुल इंक्रीज होगी। वाई जब आप इंक्रीज करोगे तो एक्स भी इंक्रीज होगी, और y जब डिक्रीज करोगे तो x भी डिक्रीज होगी, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो y इंक्रीजेस सो x इंक्रीजेस, y डिक्रीजेस x ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये चीजें हो रही हैं यहां पर, x और y, x अगर इंक्रीज हो रही है, y अगर इंक्रीज हो रही है तो x भी इंक्रीज होगी, और अगर y डिक्रीज हो रही है तो x भी डिक्रीज होगी। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्वेश्चन है एक कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, मीन्स u की वैल्यू जो है वो -24 सेंटीमीटर दी गई है, और फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस की दी गई है वो कैसी दी गई है? वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन से हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज सो फॉर्म्ड? नेचर जो वो होगी कैसी होगी? तो 2f कहां हो गया? चलिए एक बार रे डायग्राम से हम समझते हैं। तो ये हो गई हमारी f2, ये हो गई f1, ये हो गई 2f2, ये हो गई 2f1। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 16 सेंटीमीटर, और ये वाली फोकल लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 24 सेंटीमीटर प्लेस। कितनी है डिस्टेंस?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो जो है 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैसी होगी नेचर। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे जब आप इमेज फॉर्म करेंगे तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी। वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इमेज जो होगी वो कैसी होगी? रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज आपसे पूछा जा रहा है, मींस v क्या होगा। आपको लेंस फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको जो v की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर जो है वो किस साइड होगी? इस साइड। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये जो होने वाली है 12 सेंटीमीटर, तो इमेज यहां पर मिल गई आपको और ऑब्जेक्ट यहां पर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया लेंस फॉर्मूला की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है when the sunlight passes through water droplets in the atmosphere, it gets dispersed into its constituent colors forming a rainbow। ये रेनबो के बारे में रेनबो फॉर्मेशन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, और साथ ही साथ इसमें एक और एडिशनल बात कही गई है, एक सिमिलर फेनोमेनन और ऑब्जर्व की गई जो प्रिज्म में होती है। बिल्कुल, which color will show the maximum angle of deviation and minimum for deviation। तो जब आप प्रिज्म में देखते हो एक व्हाइट लाइट को आप जब पास करवाओगे तो अलग अलग कॉन्स्टेंट कलर्स में एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगी जो कि हमारी होती है विब जीओर। और सबसे लीस्ट डेविएटेड जो होगी वो होगी आर, और सबसे मैक्सिमम जो होगी वो कौन सी कलर होगी? वो होगी वायलेट कलर। वो कौन सी होगी? मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसकी होगी? वायलेट की। और मिनिमम किसकी होगी? वो होगी रेड की। इस कारण से तो रेड सिग्नल्स में यूज किया जाता है रेड लाइट। और भी चीजें पूछी गई। if instead of sunlight a green colored ray is passed through a glass prism, what will be the color of emergent? तो ग्रीन कलर जब पास होगी तो बेसिकली रेड, ब्लू और ग्रीन जब पास होगी तो यहां पर जब ग्रीन कलर पास होने वाला तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है कलर में। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जब ग्रीन कलर पास की गई तो ये तो व्हाइट लाइट थी, दिस हैज द 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। लेकिन जब सिर्फ ग्रीन की जाएगी, सिर्फ ग्रीन लाइट, तो वो जो है बस ग्रीन ही मिलने वाली है। कौन सी मिलने वाली है? ग्रीन मिलने वाली है। तो हमारे पास ग्रीन लाइट ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मिक्सचर ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन इज पास थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस एज सोन इन फिगर। एक कॉन्वेक्स लेंस दी गई है जिससे रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट पास हो रही है। स्टेट वेदर द रे passes through a single point or through the different points on the principal axis after refraction। तो क्या क्या होने वाली है? तो जब आप देखोगे तो रेड लाइट जो है वो लीस्ट डेविएट करेगी, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद कौन सी करने वाली है? तो जो है ये जो है
लीस्ट डेविएट करेगी, उसके बाद ग्रीन, और सबसे मोस्ट डेविएट कौन करेगी? ब्लू वाली। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्टेट वेदर द रे passes through a single point through, name the invisible radiation। तो इनविजिबल रेडिएशन किसकी होगी? तो यहां पर इनविजिबल रेडिएशन किसकी होगी? जो सबसे ज्यादा डेविएट कर रही है, तो ऑब्वियसली ब्लू की होगी। और फिर आपसे पूछा जा रहा है नेम वन रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। तो आप कौन सी कहोगे? वो जो रेडिएशन होगी वो जो होगी अल्ट्रावायलेट की होगी, नेम द इनविजिबल। और जो नेम वन रेडिएशन जस्ट लॉन्गर देन, तो वो होने वाली है इंफ्रारेड। तो इसमें कौन सी हो गई? क्वाड प्रिज्म से जब आप पास करोगे तो ये अल्ट्रावायलेट हो गई, और ये जो है इंफ्रारेड हो गई। ये क्या हो गई? इंफ्रारेड। और जो फर्स्ट वाली हो गई वो कौन सी हो गई? वो हमारी द रे जो हमारी जो होने वाली है, स्टेट द रे पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो लिस्ट डेविएटेड, मोस्ट डेविएटेड, एंड दिस इज इन बिटवीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है सुमित एंड सचिन went for a trek, and during the journey they visited a cottage. Very interesting. They suspended their bags to the two ropes hanging from P and Q. आपको यहां फिगर में P and Q दिख रहे होंगे। इन्होंने क्या किया? जो है रोप थे, दो रोप से बैग को सस्पेंड कर दिया। अब फिर O के अबाउट उसने रोट, और यहां पर एक आपको विल दिख रहा है। सुमित सस्पेंडेड हिज बैग टू द रोप Q एंड सचिन सस्पेंडेड हिज बैग रोप P। तो सुमित की बैग कौन सी है? Q वाली। ये जो है ये सुमित की बैग है, और दूसरी वाली बैग जो है वो सचिन की है। द व्हील रिमेन्ड इन इक्विलिब्रियम, स्टेट विथ अ रीजन हु इज कैरिंग अ हेवियर बैग। तो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो इक्वल होते हैं। और मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स जो लग रही है यहां पर वो वेट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है? वो OP है और OR है। ये जो है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे मोमेंट की। कौन सी? मोमेंट की। मोमेंट की जो फॉर्मूला होती है वो होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये तो कांस्टेंट रहने वाले हैं दोनों के लिए। तो वेट ऑफ सचिन, ये जो सचिन की जो बैग है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सचिन की बैग हमने ली, सपोज हमने अगर मार्क कर ली कैपिटल SA और सुमित की SU से, तो जो SU वाली बैग होगी उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? OR है। और SA वाली जो बैग है जो कि सचिन की है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP है, जो हमें मोमेंट से पता चलेगी।
और यहां पर आपको दिख रहा है किसकी डिस्टेंस अधिक है, ऑब्वियसली ओपी की डिस्टेंस अधिक है और ओ आर जो है वो क्लोजर है। यहां पर ओ आर जो है वो लेस है ओपी से। तो जब लेस है तो वेट भी तो लेस होगी। वेट तो किसकी लेस होगी, यहां पर जो वेट होगी वो सचिन के बैग की लेस होगी। किसकी होगी, सचिन के बैग की। तो चलिए, हु इज कैरिंग हेवियर, तो जब सचिन की बैग लाइटर होगी तो हेवियर बैग सुमित की होगी। किसकी होगी, सुमित की होगी। Based on the principle of moments, write the mathematical relation that can be used to determine the weight of Sachin's bag given that the weight of Sumit's bag is 18. तो चलिए, ये जो हमने बैग लिया सचिन की, सुमित की ली, और इसमें जो वेट दिया गया है वो कितनी है, सुमित की जो है वो 18 केजी है। कितनी है, 18 केजी है। सुमित की कितनी है, 18 केजी, और सुमित के साथ ओ आर मल्टीप्लाई हो रही है और ये बैग ऑफ सचिन है इनटू ओ पी हो रही है। आपको कैलकुलेट करना है किसकी, वेट ऑफ सचिन की। तो वेट ऑफ सचिन जो हमारा होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ सचिन्स बैग will be the weight of Sumit's bag into परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुमित की बैग की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, सुमित की बैग क्यू वाले रोप से कनेक्टेड थी, तो ये सुमित की बैग थी, तो वो हो गई हमारी ओ आर अपॉन ओपी। ये हमारी रिलेशन हो गई इस एक्सप्रेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में आपसे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पूछा गया। इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कैसे करोगे आप, इस हुक से ये वाली वायर आप ऐसे थ्रेड प्लेस करते हुए ऐसे एफर्ट लगाओगे आप, ये हो गई आपकी एफर्ट। तो वी आर की वैल्यू कितनी हो गई, वी आर की वैल्यू 3 हो गई, और एफिशिएंसी हमारे पास कितनी दी गई है, 80%। और मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वी आर जो होती है वो क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो एमए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 80% ऑफ वी आर। तो जब आप 80% ऑफ 3 कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी आएगी 2.4। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है। तो हमारे पास m की जो वैल्यू है वो 200 ग्राम है, जिसे हमें केजी में कन्वर्ट कर लेना है, 200/1000 केजी। g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो, और h जो है वो 5 मीटर दी गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप a पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे, जो b और a वो सेम होने वाली है, तो कितनी होगी, mgh होगी। और जब आप वैल्यूज पुट करोगे 200/1000 इंटू 10 इंटू 5 एंड होल विल कम इन जूल, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, जूल में होती है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट सी पर पूछी गई है, तो ये तो कंजर्व्ड होती है। ये क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। तो कितनी होगी, सेम हो जाएगी 10 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल होने वाली है। कुछ एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में एज इट इज रहेगी। यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम बी। यहाँ पे आपसे स्पीड पूछी जा रही है और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कोई लॉस नहीं हो रही है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कंप्लीटली चेंज हो जाएगी जो कि 10 जूल है। और काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होगी हाफ एम हमारे पास 0.2 है kg एंड v स्क्वायर। तो जब v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, ये हो गई हमारे पास 0.1 और जब आप डिवाइड करोगे तो वो 100 हो गई और ये 100 रूट मीटर पर सेकेंड जो कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो कितनी हो गई स्पीड हमारी, वो हो गई बॉब की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person standing in front of cliff fires a gun and hears its echoes after 3 seconds if the speed of the sound in air is 336 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज कोई क्लिफ्ट है और स्पीड ऑफ साउंड क्या दी गई है, वो दी गई है, ये क्लिफ्ट हो गई, ये जो है हमारी क्लिफ है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हुई और वो इको करती है मीन्स वो रिफ्लेक्ट होगी। तो सपोज अगर x हुई तो ये भी x हुई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई 2x। कितनी हो गई, 2x हो गई। और यहां पर एयर की स्पीड दी गई है 336 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2x की जो वैल्यू होगी 336 स्पीड इनटू टाइम। तो इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और जो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 504 मीटर। ऐसा ही में आप लोगे तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और जो आपसे पूछा जा रहा था, कोई पर्सन है जो यहां पर खड़ा है सुनने के लिए, तो उसे इको सुनाई दे रही है। आफ्टर मूविंग अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द gun again and the speed of that this time the echo is heard 1.5 second later than the first। अब जो है टोटल टाइम कितना लगा, पहले 3 सेकेंड लग रहे थे और डिले हो गई, तो टोटल हो गया हमारे पास 4.5 सेकेंड की टाइमिंग। टाइम कितनी हो गई, 4.5 सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस मूव्ड बाय द पर्सन। तो उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज अब वो जो है वो अगर डिस्टेंस थोड़ी सी दूर होगी तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सपोज इसने y डिस्टेंस पर मूव किया, तो ये हो गई हमारी 504 प्लस y मीटर। कितनी हो गई, 504 प्लस y मीटर डिस्टेंस हो गई। अब टाइम दी गई है और स्पीड ऑफ साउंड सेम हो गई जो कि एयर में सेम है। तो हमारे पास 2 × 504 प्लस y विल बी 336 × टाइम 4.5 सेकेंड। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो 252 मीटर आएगी। y की वैल्यू 252 मीटर आएगी। ऑब्वियसली वो किस डिस्टेंस से मूव हुआ होगा, 252 मीटर से मूव हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल
followed by 2 beta particles to form nucleus Y. With respect to the element X, where would you position the element Y in the periodic table? ये आपसे periodic table की पोजीशन के बारे में बात कर रही है, कि आपसे पूछ रही है कि ये कहां पर पोजीशन होगी Y की. तो X ने क्या एमिट किया है? अल्फा पार्टिकल्स एमिट किया है, और ये 2 बीटा पार्टिकल्स जो है वहां पर Y के केस में भी हो रही है. तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस X जो है वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रही है और 2 बीटा पार्टिकल्स टू फॉर्म न्यूक्लियस Y. तो इसमें कैसी चीजें हो रही है, चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं X लूं, मुझे एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं पता है यहां पर, और मैंने क्या किया, यहां पर 2 अल्फा, यहां पे अल्फा पार्टिकल की क्या हो गई, यहां पे डीके हो गई. तो इसमें क्या हुआ, ये X1 फॉर्म किया. सपोज Z माइनस, इसने जो है हीलियम 4 2 इस तरह से फॉर्म किया. तो Z माइनस 2 A माइनस 4, इस तरह की चीजें हो गई. अब नेक्स्ट जो है, फिर इसमें जो है 2 बीटा पार्टिकल्स रिलीज की गई. तो जब 2 बीटा पार्टिकल्स रिलीज की गई, अब इसमें क्या हो रही है, इसमें जो हो रही है ये वाली, इसमें जो हमारी 2 बीटा पार्टिकल रिलीज की गई, मीन्स इलेक्ट्रॉन 0 1 माइनस. तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हमारा Y ऑब्टेन हो रहा है, और Y जो होगा वो कैसा होगा, Y जो होगा वो A माइनस 4 और Z होने वाला. ये तो हमारा कांस्टेंट रह गया. जब हमारी एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रह गई, तो क्या X और Y के पोजीशन में कोई चेंज आप देख रहे हो? नो चेंज. इट मीन्स इन द सेम पोजीशन, इन द सेम पोजीशन. नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द एलिमेंट X एंड Y? जब एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो रही है और मास नंबर डिफरेंट है, तो उसे आइसोटोप्स बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स बोलते हैं. X, अब एटॉमिक नंबर Y की 80 दी गई है, तो आपको एटॉमिक नंबर X की कैलकुलेट करनी है. तो सेम होगी, कितनी होगी? वो भी 80 होगी. कितनी होगी? वो भी हमारी 80 होगी, क्योंकि आइसोटोप है. Z यहां पर 80 दी गई है, तो ये भी 80 होगी. तो हमारी X की एटॉमिक नंबर भी 80 हो गई. तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ बॉय ट्यून्स अ रेडियो चैनल टू अ रेडियो स्टेशन 93.5 मेगाहर्ट्ज. एक कोई बॉय है जो रेडियो चैनल पर 93.5 मेगाहर्ट्ज चैनल सुनना चाह रहा है. नेम एंड डिफाइन द साइंटिफिक वेव फेनोमेनन इन्वॉल्व इन ट्यूनिंग द रेडियो चैनल. अब देखिए, जब आप ट्यूनिंग करोगे तो क्या होगा, वो आप रेजोनेंस कर रहे हो. क्या दे रहे हो? रेजोनेंस. क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है. और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, the body readily begins to vibrate with an increased amplitude, and this phenomenon is known as resonance. Next question जो है, name the important characteristics of sound that is affected during this phenomenon. तो यहां पर पूछा रहा है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अफेक्ट होगी. वो कौन सी होगी? लाउडनेस होगी. वो कौन सी होगी? लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक्स होगी.
अब नेक्स्ट है इसे एसआई में कन्वर्ट करना है. 93.5 मेगा हर्ट्ज टू हर्ट्ज. मेगा की वैल्यू जो होती है वो 10 to the power 6 होती है. तो 93.5 into 10 to the power minus 10 to the power 6 hertz will be the SI unit, the equal conversion. Next question देखते हैं.